नमस्कार, मैं अशोक कुमार गुप्ता विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आप सभी से एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। यह मुद्दा अति गंभीर है और ये सिर्फ किसी एक वर्ग से संबंधित नहीं है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल एवं उसकी समस्त विद्युत कंपनियों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी, चाहे वे किसी भी संवर्ग के हों, कैडर के हों, नियमित कर्मचारी अधिकारी हों, संविदा अधिकारी कर्मचारी हों, आउटसोर्स के कर्मचारी हों या रिटायर्ड पेंशनर्स हों, सभी लोगों से ये मुद्दा ताल्लुक़ रखता है और इस पर अगर आज चर्चा नहीं की गई तो निश्चित रूप से यह हमारे आगे भविष्य को प्रभावित करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अक्टूबर से लेकर अभी तक स्थिति बिगड़ते जा रही है और निरंतर आंदोलनों और धरना प्रदर्शन आदि का दौर चल रहा है। पेंशनरों का धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, होता रहा है। इसके बाद संविदा अधिकारी कर्मचारी और आउटसोर्स वाले भी अपने अपने स्तर पर हड़ताल, धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है। एक एक करके बिंदुवार हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस चर्चा में यह बहुत आवश्यक है कि खुलकर चर्चा की जाए और वास्तविकता को स्वीकार किया जाए। और हो सकता है कि मेरे कहने पर, मेरे जो आगे मैं जो कहने वाला हूँ, इस पर बहुत से संगठनों के या उनके नेताओं को बुरा भी लगे, लेकिन इसको नज़रअंदाज करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम यह सोचकर चुपचाप बैठ जाएं कि यार इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, ऐसा क्यों कहना चाहिए, वैसा क्यों कहना चाहिए, तो हम किसी स्थिति का सही आकलन कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं अग्रिम रूप से ऐसे सभी साथियों से, ऐसे सभी संगठनों से क्षमा याचना सहित इस चर्चा को प्रारंभ कर रहा हूँ कि अगर उनकी इसमें किसी तरह की आलोचना नज़र आए या कुछ उनको आपत्तिजनक नज़र आए तो कृपया मुझे क्षमा करेंगे। आपने देखा कि सबसे पहले हम इस पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करते हैं कि यह चर्चा ज़रूरी क्यों है और इस चर्चा की पृष्ठभूमि में कौन सा मुद्दा है जिस पर यह आवश्यकता आन पड़ी है कि आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ संगठन, खासकर संविदा और आउटसोर्स के संगठन जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, और उसमें नियमित कर्मचारियों का भी संगठन था, तो इन संगठनों ने मिलकर एक हड़ताल 6 जनवरी से काल की। तकनीकी कर्मचारी संघ, अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, बाह्य स्रोत कर्मचारी संघ, आउटसोर्स कर्मचारी संघ और शायद एक दो और भी जुड़े हों, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 संगठन थे। इन्होंने 6 जनवरी को एक हड़ताल काल की। हड़ताल काल कर ली गई। इसके बाद इन्होंने जैसा भी आकलन किया हो, जितना भी आकलन किया हो, तब इनको यह आवश्यकता महसूस हुई कि अन्य संगठनों को भी साथ लेना चाहिए। अतः इन्होंने अन्य संगठनों से बात करना प्रारंभ किया और यूनाइटेड फोरम से इन्होंने चर्चा की, जिसके आधार पर यूनाइटेड फोरम ने भी अपने प्रांतीय कार्यकारिणी में मीटिंग करने के बाद यह निर्णय लिया कि 9 जनवरी से हम इनके समर्थन में हम भी हड़ताल करेंगे और तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। तैयारियां अच्छे तरह से प्रारंभ की गई थीं और एक माहौल बनना शुरू हो गया था कि भाई ये हड़ताल करना है। बैनर, पोस्टर और सब तरफ से संरचना और संगठनात्मक जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो सब बहुत युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दी गई और ऐसा लगने लगा कि ये हड़ताल बहुत अच्छी होगी और सक्सेस भी होगी। किंतु हुआ यह कि जब इसकी रिपोर्टिंग शासन तक पहुंची तो उन्हें जो भी रिपोर्टिंग मिली हो, रिपोर्टिंग यही होगी कि भाई ये हड़ताल अच्छी होने वाली है और जिससे सरकार को फर्क पड़ेगा। इसी बीच में प्रधानमंत्री का इंदौर में कार्यक्रम हो गया, इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम था। तो इन सब बातों को देखकर यूनाइटेड फोरम और अन्य संगठनों को
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने चर्चा हेतु बुलाया और उनसे संक्षिप्त में सभी के जो मांगे थी, समस्याएं थी, उस पर संक्षिप्त चर्चा क्या की, मतलब सुना गया कि भाई आपकी कौन कौन सी मांगे हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं। संक्षिप्त में बताया गया कि भाई ये मांगे और ये समस्याएं हैं। इसके बाद उन्होंने एक ऑफर दिया कि भाई चूंकि अभी प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम है, मैं भी दिल्ली में था और वहाँ से स्पेशली आपके लिए लौटा हूँ, क्योंकि आप लोग हड़ताल पर जाने वाले थे, तो मुझे निर्देश हुए हैं कि आपसे चर्चा की जाए। और चूंकि ये प्रदेश की इज्जत का सवाल है, इन्वेस्टर मीट होने वाली है जिसमें सभी जगह से बहुत से इन्वेस्टर आएंगे, इसमें प्रधानमंत्री महोदय भी आने वाले हैं, तो ये प्रदेश की इज्जत का भी सवाल है और देश की इज्जत का भी सवाल है। इसलिए आप लोगों से ये अनुरोध है कि अभी आप हड़ताल समाप्त कर दें या स्थगित कर दें और मैं यानी ऊर्जा सचिव 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री महोदय से संगठनों की चर्चा करा देंगे। लेकिन उन्होंने जो समय दिया कि भाई आप मुझे 3:30 बजे तक बतला दीजिए कि आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब स्थिति ऐसी बनी कि चूंकि ये काल यूनाइटेड फोरम अकेले की हड़ताल की नहीं थी और अन्य संगठन भी इसमें इन्वॉल्व थे, सभी लोगों का सामूहिक सहमति और फैसला लेना जरूरी था, इसलिए इन्होंने अपने अपने स्तर पर चर्चा शुरू करके इस पर क्या किया जाए ये निर्णय लेने की कार्रवाई प्रारंभ की। अब चूंकि अनेक संगठन शामिल थे, इसलिए स्वाभाविक है कि अनेक मत भी आए। कुछ संगठनों का कहना था कि हड़ताल करनी चाहिए और कुछ लोगों का कहना था कि हड़ताल समाप्त करनी चाहिए। अंतोगत्वा ये फिर तैयारी हुई, इसका एक लिखित पत्र भी तैयार किया गया जो पब्लिक डोमेन में व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी प्रकाशित किया गया कि उसमें सबके हस्ताक्षर थे कि भाई ऊर्जा सचिव के आश्वासन पे कि वो मुख्यमंत्री जी से चर्चा कराएंगे और इन्वेस्टर मीट को देखते हुए ये हड़ताल स्थगित की जा रही है। अब हड़ताल स्थगित करने की बात का निर्णय बतलाते बतलाते संजय दुबे जी को काफ़ी मतलब 8 बजे 9 बजे के बाद ही उनको बतलाया जा सका कि भाई ये हड़ताल हम वापस ले रहे हैं। जब तक संजय दुबे जी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे या शायद दिल्ली भी निकल चुके थे। जैसे ही ये खबर बाहर निकली कि स्ट्राइक विड्रा कर ली गई है, तो नाराज़गी का दौर शुरू हो गया। काफ़ी लोगों ने उसमें अपने अपने हिसाब से आलोचना करना शुरू कर दिया और थोड़ा सा यूनाइटेड फोरम के ऊपर दोषारोपण शुरू कर दिया और दुनिया भर की बातें जिस तरह से मतलब फिर एक आक्रोश में लोग बाग बोलते हैं गद्दार और ये और वो और दुनिया भर की बातें शुरू हुई। लेकिन ये हुआ कि बाद में लोगों को समझ में आया, धीरे धीरे वो माहौल समाप्त हुआ। अब स्थिति ये हुई कि 15 दिन का जो समय दिया गया था वह समय भी ख़त्म होने की कगार पे आ गया था। ये 6 जनवरी की बात थी, तो उस हिसाब से 15-6-21 जनवरी तक का संजय दुबे ने एक समय लिया हुआ था कि भाई 21 जनवरी के आसपास हम मुख्यमंत्री जी से आपकी बात करा देंगे। लेकिन फिर हुआ वही कि फिर इन 4 संगठन जो थे मतलब जो इसमें तकनीकी कर्मचारी संगठन हैं, अधिकारी कल्याण कर्मचारी कल्याण संघ है, आउटसोर्स कर्मचारी संगठन है और बाह्य स्रोत कर्मचारी संगठन है, इन 4 संगठनों ने और भी जो 1-2 इनके संगठन साथी रहे होंगे, इन्होंने फिर से एक स्ट्राइक कॉल कर दी कि हम 21 जनवरी से हड़ताल पर जाने वाले हैं। 21 जनवरी जब तक आई नहीं थी, ये 16 तारीख की इनकी मीटिंग में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम 21 तारीख से हड़ताल करेंगे। फिर स्थिति ये निर्मित हुई कि इन संगठनों ने सबसे फिर समर्थन मांगना शुरू किया और सब संगठनों ने पहले तो नैतिक समर्थन दिया, हमारे संगठन ने भी समर्थन दिया कि भाई हम आपके साथ में हैं, आपका नैतिक समर्थन हम करते हैं। फिर जब बात आई कि नैतिक समर्थन से कुछ नहीं होगा, हमें तो सक्रिय समर्थन चाहिए, तो यूनाइटेड फोरम से फिर बात की गई। यूनाइटेड फोरम ने फिर अंतोगत्वा ये निर्णय लिया कि चलिए हमारे छोटे भाई हैं और इन्होंने अब जो भी कर लिया है, इन्हें साथ देना जरूरी है, नहीं तो अकेले एकदम पे शायद ये लोग बहुत कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे। और चूंकि हम सब लोग एकजुट बनाने के पक्ष में हैं, सब लोगों की एकजुटता होना अनिवार्य है और सबको मिलकर ही कोई भी हड़ताल या कोई भी आंदोलन करना चाहिए, तो इस दृष्टिकोण से यह तय किया गया कि 9 जनवरी से यूनाइटेड फोरम भी सक्रिय रूप से इनके संग हड़ताल में शामिल होगा। अब जैसे ही यूनाइटेड फोरम का ये समर्थन पत्र जारी हुआ, ये निर्णय जारी हुआ कि 9 जनवरी से हम ये लोग भी मतलब संविदा और आउटसोर्स वाले के साथ में हड़ताल में शामिल होंगे, तो इसमें फिर वो स्थिति आई कि
अब बोलना ज़रूरी है और सत्य बोलना ज़रूरी है, इसलिए मैं तो बोलूँगा, किसी को भला लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन अगर वास्तविकता जानना है आपको, सही में हुआ क्या है, फैक्ट का अगर आपको जानने हैं, तो फिर मैं तो थोड़ा सा कहूँगा। मैं इसमें हुआ कि अभियंता संघ की तरफ से एक पत्र निकल गया कि भाई हम तो इसमें निर्णय में शामिल नहीं हैं, हमसे कोई चर्चा नहीं की गई, यूनाइटेड फोरम ने अकेले डिसीजन ले लिया, इसलिए हम इसके शामिल नहीं हैं और हमसे चर्चा करके ही किया जाए। यूनाइटेड फोरम अलग हो गया। इसके बाद सीधी सी बात है कि जो अन्य संगठन हैं, जनता यूनियन है, फेडरेशन है, या और भी जो संगठन है, इन्होंने क्लियर कट कोई मतलब स्पष्ट रूप से कोई इन लोगों को, संविदा और आउटसोर्स वाले या यूनाइटेड फोरम भी कह लो, इनको स्पष्ट रूप से कोई समर्थन हड़ताल में दिया नहीं। चलिए खैर ये बात हो गई। इसके बाद हड़ताल 21 तारीख से इन लोगों ने, संविदा और आउटसोर्स वालों ने प्रारंभ कर दी। यूनाइटेड फोरम ने 24 तारीख को बोला कि भाई 21 तारीख हो रही है, और 21 तारीख तक संजय दुबे जी ने टाइम लिया हुआ था कि 15 दिन 21 तारीख को पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए 21 तारीख के पहले तो हम हड़ताल करेंगे नहीं, और 72 घंटे का चूंकि नोटिस देना पड़ता है, इसलिए हम 72 घंटे बाद यानी 24 तारीख से हम हड़ताल में आपको समर्थन देंगे। ये स्थिति थी, इसलिए यूनाइटेड फोरम ने 24 तारीख से हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया। 21 तारीख से इन लोगों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी और वो धीरे धीरे जोर पकड़ती गई। स्थिति ये आई कि 25 जनवरी को, 24 तारीख से हड़ताल प्रारंभ हुई, यूनाइटेड फोरम भी उसमें सक्रिय हुआ, और हुआ फिर ये कि जो हड़ताल हो रही है उसका जो इनपुट मिल रहा था, उसमें ये समझ में आ रहा था या दिख भी रहा था, मैं तो ऑब्जर्वर हूँ एक हिसाब से, पेंशनर एसोसिएशन वाला हूँ, इसलिए मुझे ना संविदा से डायरेक्ट कोई अटैचमेंट है, ना आउटसोर्स वालों से है, ना किसी भी नियमित कर्मचारी या कंपनी कैडर से डायरेक्ट कोई ऐसा हित या कोई ऐसी चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक तटस्थ होकर बात कर सकता हूँ। तो इस मामले में हुआ ये कि समझ में ये आया कि कंपनी कैडर वाले भी इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, नियमित कर्मचारी भी ऑफिस में बैठे हुए हैं, और अभियंता संघ के उपरोक्त पत्र के कारण अधिकारियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है कि कुछ अधिकारी इस आंदोलन या इस हड़ताल को समर्थन कर रहे हैं, कुछ अधिकारी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, और फिर प्रशासनिक दबाव इतना बढ़ गया था कि आउटसोर्स वालों को निकालना शुरू हो गया, नई भर्ती शुरू हो गई, बहुत से आउटसोर्स वालों को लेटर दे दे के निकाल दिया गया, नई भर्ती कर ली गई, और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 50% जो उनका लास्ट पेमेंट था उससे 50% के रेशियो में उनसे काम लेने का पत्र भी जारी कर दिया कि उनको भी बुला के काम लिया जाए। इस तरह से हड़ताल को नाकाम करने की पूरी कोशिश की गई, और इसमें स्थिति वही निर्मित हुई कि 25 तारीख तक फिर ये स्थिति लगने लगी कि ये हड़ताल का आगे जाके ये जोर पकड़ पाएगी कि या कमज़ोर हो पाएगी। तो फिर एक चर्चा संजय दुबे जी से की गई, जिसमें उस चर्चा में मैं भी शामिल था। चर्चा में संजय दुबे जी ने एक अजीब सा तर्क पेश किया, जो उनके हिसाब से तो सही लग रहा था, लेकिन उस तर्क उचित नहीं था। उनका तर्क ये था कि मैंने तो भाई आपसे 3:30 बजे तक का समय दिया था कि आप 3:30 बजे तक बताइए कि आप हड़ताल जो 6 जनवरी और 9 जनवरी वाली है वो वापस लेंगे कि नहीं, लेकिन आपने 3:30 बजे तक मुझे नहीं बताया और बहुत लेट आपने डिसीजन लिए, इसलिए मेरा आश्वासन जो था, मेरा जो वायदा था आपसे कि मैं मुख्यमंत्री से बात कराऊंगा, वो 3:30 बजे के समय सीमा में था, और वो 3:30 बजे तक आपने नहीं बताया, इसलिए वो वादा तो ख़त्म हो गया, और इसके बाद आपने मुझे बताया तो मैं वादा से बंधा नहीं हूँ। इस तरह से उनने और दुनिया भर की इधर उधर की बहुत सी बातें की, ये भी की कि भाई आप लोग, मैंने कभी आपसे चर्चा करने के लिए मना नहीं किया, आप लोग इकट्ठे आना चाहें तो वैसा चर्चा कीजिए, अलग अलग चर्चा करना चाहें तो 15 दिन के बाद मैं विचार करूंगा और आप लोगों को समय दे के आपसे चर्चा करने के लिए विचार करूंगा। इस तरह से उनने बातें की। अब स्थिति फिर ये बनी कि आप ये और बोल दिया कि ये आपके ऊपर है कि आप हड़ताल वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अब फिर वही बात वही फंस गई थी, जिस तरह से 6 जनवरी और 9 जनवरी की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसी तरह की फिर ये 25 जनवरी को स्थिति उत्पन्न हुई कि अब क्या करना चाहिए। फिर हम सब लोग बैठे, बहुत से संगठन के लोग बैठे। अब उस समय तो तुरंत में तय नहीं हो पा रहा था कि क्या किया जाए। कुछ लोग बोल रहे थे कि हड़ताल कंटिन्यू की जाए, कुछ लोग, फिर वही स्थिति आ गई थी कि नहीं, स्थिति अभी ठीक नहीं है तो हड़ताल को वापस ले लिया जाए, और फिर इसमें एक साथ अपन और एकजुट होकर और संगठनात्मक रूप से मजबूत होकर फिर हड़ताल करेंगे। ऐसे अलग अलग विचार आए। मैंने भी अपने विचार किए
जो भी दिए थे अपने विचार दिए। इसके बाद क्योंकि चर्चा में बहुत समय लग रहा था तो मैं तो वापस आ गया। अब इन लोगों ने जो भी चर्चा जैसी भी हुआ ये स्थिति कि यूनाइटेड फोरम द्वारा ये एक वीडियो भी परिहार साहब द्वारा जारी किया गया और एक मतलब एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई कि चूँकि राष्ट्रीय त्यौहार है 26 जनवरी का और इसलिए हम राष्ट्रीय त्यौहार और जनहित को देखते हुए हम अपना समर्थन इस हड़ताल से वापस लेते हैं। जैसे ही यूनाइटेड फोरम ने समर्थन वापस लिया तो एक मतलब हड़कंप समझ गया और जो संगठन समर्थन लेने से पहले पिता तुल्य बड़े भाई और मतलब हम लोगों के गार्जियन और जो भी कह रहे थे उन लोगों का मतलब जो भी एक भावनात्मक मतलब एक उनका विचार था कि बड़े सम्मान और बड़े इज्जत के साथ उन्होंने बात करके समर्थन यूनाइटेड फोरम से अन्य संगठनों से लिया था। जैसे यूनाइटेड फोरम ने संगठन लिया तो वो सब उनकी भावनाएं ख़त्म हो गई, या उनके नहीं बोलता मैं कि उनके नेताओं ने ऐसा किया, लेकिन उन संगठन के या उनके जो भी कर्मचारी थे आउटसोर्स संविदा वाले जो भी थे जहाँ के भी थे उन लोगों ने एक मतलब पुतला दहन और मुर्दाबाद और दुनिया भर की मतलब उटपटांग टाइप के गाली गलौज और एक मतलब एक आपस में ही मतलब एक गंदा माहौल पैदा कर दिया गया। अब स्थिति ये है कि भाई आपने अपने परिवार की दुहाई दी, आपने अपने उसकी दुहाई दी कि भाई हम लोगों के साथ आपने गद्दारी की और ऐसा किया वैसा किया, हम लोग तो ऐसे में मर जाएंगे, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए हड़ताल करना है तो हड़ताल के दौरान जोश के साथ होश को भी रखना ज़रूरी है और हड़ताल बड़े मतलब धैर्यपूर्वक की जाती है, बड़े दूरगामी निर्णय लिए जाते हैं और उसमें हर तरह की स्थिति में अच्छा बुरा और आगे जाके उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्परिणाम पड़ेगा, ऐसी बहुत सी चीज़ों पे विचार करके ही कदम आगे या बढ़ाए जाते हैं या पीछे खींचे जाते हैं। लेकिन सिर्फ क्या है जोश में आके आप इस तरह की गतिविधियां करें, ये क्या है कि सरकार से तो आप लड़ना भूल गए और लड़ने किससे लगे, अपने सहयोगी संगठनों से लड़ने लगे या आपके समर्थक संगठनों से लड़ने लगे। सरकार तो ये चाहती, चाहे प्रशासन भी ये चाहता था और प्रशासन इसमें सफल हो गया। आपने देखा कि यूनाइटेड फोरम अलग हुआ तो कुछ जगह हड़ताल खत्म हो गई, कुछ जगह जारी रखी गई। और चूंकि मेरा व्यक्तिगत मत है, अब आप लोगों का अलग अलग मत हो सकता है कि भाई हड़ताल जारी रखनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई हड़ताल होती है तो इस हड़ताल के लिए महीनों पूर्व तैयारी की जाती है। जब भी हम लोग हड़ताल करते थे तो इसके पहले महीनों से हड़ताल की तैयारी की जाती थी। एक एक डीसी में जाया जाता था, वहाँ के हर तरह के कर्मचारी, हेल्पर हो, लाइन स्टाफ हो, क्लरिकल स्टाफ हो, जेई हो, एई हो, सबसे चर्चा की जाती थी और डीसी स्तर पे एक बड़ा एक मतलब व्यू रचना की जाती थी। इसके बाद फिर अधिकारियों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता था और फिर ये है कि जो शीर्ष नेता थे वे, अभी तो ये मेरे को देखने में नहीं आया, लेकिन हम लोगों के समय में ये होता था कि शीर्ष नेताओं को हड़ताल के 1-2 दिन पहले नज़रबंद कर दिया जाता था या बुला के थाने में बैठा लिया जाता था या उठा के उनको बंद कर दिया जाता था कहीं। हम लोगों ने ये स्थिति भोगी है, इसलिए मैं बतला रहा हूँ। तो नेतृत्व को वो मतलब नेतृत्व विहीन कर देते थे आपके आंदोलन को, आपके हड़ताल को, कि आपके हड़ताल को अब लीड करने वालों को तो हमने कैप्चर करके अलग बैठा दिया है, आपसे संपर्क उनने तोड़ दिया। उस समय ना मोबाइल होते थे, ना व्हाट्सएप होते थे, सिर्फ पीएलसीसी का एक सहारा होता था और ऑपरेटर जो सब स्टेशन में रहते थे उनके बदौलत वो एक दूसरे से हम लोग संदेश का आदान प्रदान करते थे कि क्या करना है कैसा नहीं करना है। वो स्थिति अलग थी, बहुत सा अपना परिवर्तन हुआ, मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, सोशल मीडिया बहुत सक्रिय हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी बेसिक तैयारी तो आपको वैसी करनी पड़ेगी। तो बेसिक तैयारी वैसी हुई नहीं, अचानक इन लोगों ने कॉल कर दिया। या क्या है कि ये जितनी यूनियन है, बहुत सी यूनियन जिनके मैंने नाम लिए हैं, वे क्या है कि एक जो बोलते हैं ना क्षेत्रीय क्षेत्र, किसी क्षेत्र विशेष में आप बहुत ताकतवर हो, छत्रप जो बोलते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में आप छत्रप हो, बहुत आप ताकतवर हो, ये मान सकते हैं हम, लेकिन पूरे प्रदेश में आप सक्षम नहीं हो ना। आप अकेले संगठन या कुछ संगठन पूरे प्रदेश में इतने ताकतवर नहीं हैं कि पूरे प्रदेश में आपके कहने पे कोई सभी लोग हड़ताल पे उतर जाएं। तो स्थिति वही उत्पन्न हुई कि बहुत से यूनियन तो न्यूट्रल रही हैं, डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हुए नहीं। कुछ लोगों का मैंने जैसे बतलाया आपको कि अभियंता संघ ने इसमें से पल्ला झाड़ा,
और कंपनी कैडर के बहुत से लोगों ने इसमें पल्ला झाड़ा, नियमित कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए नहीं। एक भ्रांति भी ये फैल गई कि यार ये हड़ताल तो सिर्फ संविदा वालों की है और नियमित मतलब इसमें नियमित कर्मचारी या कंपनी कैडर वालों को कोई लेना देनी है, संविदा वालों की है और आउटसोर्स वालों की है। जबकि आप इनका मांग पत्र पढ़ोगे तो इसमें पेंशनरों की मांग भी शामिल थी, कंपनी कैडर वालों की, ये कहना चाहिए, या 2005 के भर्ती वाले जितने हैं, 2004 की भर्ती वाले, उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग भी शामिल थी। पेंशनरों की पेंशन गारंटी शासकीय ट्रेजरी से करने की मांग शामिल थी, है कैशलेस हेल्थ देने, इंश्योरेंस देने की मांग शामिल थी, संविदा वालों को नियमित करने की मांग शामिल थी, आउटसोर्स वालों के सम्मिलन करने की मांग शामिल थी। यानी हर कैडर की एक एक दो मांगें इसमें शामिल थी। एक कंसाइज, एक अच्छा सा आपका ज्ञापन बना था और उसमें चर्चा करने के बाद यदि हड़ताल आपकी सफल होती तो अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जाती। लेकिन एक भ्रम ऐसा पैदा कर दिया गया कि ये सिर्फ संविदा और आउटसोर्स वालों की मांगे हैं और हड़ताल में भी वही ज़्यादा लोग दिखे, बाकी कोई पार्टिसिपेट करे नहीं। मैंने 25 जनवरी को अनेक ऑफिस में जाके चर्चा भी की, थोड़ा सा एक लोगों का व्यू भी लिया, तो उसमें यही समझ में आया कि उनको बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है हड़ताल के बारे में और उनका कोई इसमें इंटरेस्ट भी नहीं था और इसलिए वो शामिल भी नहीं हुए, किसी ने उनको आह्वान भी नहीं किया। तो थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हुई और स्थिति वही हुई कि संजय दुबे जी से जब चर्चा हुई तो इस स्थिति में हड़ताल, जो भी उन्होंने आश्वासन वगैरह तो क्लियर कट दिया नहीं, बस यही बोला कि आप 15 दिन के बाद आके मेरे से चर्चा कर सकते हो और मैं उस पर विचार करूंगा। तो ये हड़ताल वापस हो गई। अब बात ये है, मेरा जो मेन मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, वह मुद्दा ये है कि हड़ताल मकड़ जाल सिद्ध हो गई। मतलब आप अपने हड़ताल करने चले थे लेकिन मकड़ी के जाल में आप खुद उलझते चले गए और शासन ने जिस तरह से भी, आप एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, फिर किसी को बुरा लग सकता है लेकिन हकीकत में मेरे को बोलना पड़ेगा कि मंत्री महोदय के साथ में कुछ जो अपने नेता हैं, संविदा वाले नेता हैं, पेंशनरों के नेता हैं या नियमित जो भी कर्मचारियों के, जेई के, इनके जिनके भी नेता, मतलब ऊर्जा मंत्री के जो संपर्क में हैं और वहीं के रहने वाले हैं, इन लोगों का जो भी चल रहा है या जो भी आंदोलन का इनका या जो भी आगे मतलब जिस तरह की भी इनकी स्ट्रेटजी है, ये मंत्री महोदय के हिसाब से चल रही है। और इसलिए आपने देखा होगा कि 2 साल से मंत्री महोदय आश्वासन पे आश्वासन देते आ रहे हैं लेकिन एक भी मुद्दा हल नहीं हो पा रहा है। बस आश्वासन दे देते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और जनहित में आप हड़ताल नहीं करें, और वो भी मतलब एक ही चीज़ बार बार बोलते हैं कि यार जनता परेशान होगी, आप लोग ऐसा ना करें, आंदोलन वापस नहीं करें, चर्चा करने के द्वार खुले हैं, आप चर्चा करिए, बातचीत से समस्या का हल होता है, हड़ताल समस्या का हल नहीं है। लेकिन चर्चा का कोई, भाई आदमी को या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी कर्मचारी अधिकारी हो, हड़ताल करने का उसको शौक नहीं है कि हमको कोई शौक आ रहा है, हमको बहुत मजा आ रहा है कि हम हड़ताल करें। आपसे कई बार चर्चा की गई लेकिन आप कोई मतलब निर्णय नहीं ले पा रहे हो, कोई आप हमारी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हो, कोई समस्या आप दूर कर नहीं पा रहे हो, बस चर्चा और मीटिंग करके आप मतलब उसको लटका दिया जाता है। इसलिए आदमी हड़ताल करने पर मजबूर हुआ। और जो भी पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी किसी भी संवर्ग के हों, किसी एक संगठन के गुलाम तो है नहीं, मैं साफ बता रहा हूँ, ना मेरे संगठन के कोई गुलाम है, ना आपके संगठन के गुलाम है, ना किसी और संगठन के गुलाम है। सब लोगों का अपना अपना विवेक है, अपना अपना समझ है और उस हिसाब से वो अपना नेतृत्व चुनते हैं, उससे संगठन को सपोर्ट करते हैं, उस संगठन के कहने पर हड़ताल पर जाते हैं, हड़ताल पर नहीं भी जाते। तो आप पूरे मतलब अधिकारी कर्मचारियों का ठेका ले लो और आप ही बोलो कि यार ऐसा नहीं और वैसा नहीं, तो वैसा होता है नहीं। इसके लिए आपको आम सहमति बनानी पड़ती है जो कहीं नज़र आ रही नहीं। तो कुल मिला के ये हुआ कि ये हड़ताल भी फेल हो गई है। और बात वही हुई कि मतलब जो अभी हड़ताल वापस करने का यूनाइटेड फोरम ने तो अपना रीजन दे दिया कि दमन चक्र सरकार का शुरू हो गया था, अधिकारियों पे दबाव था, आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालना शुरू हो गया था, नई भर्ती शुरू हो गई थी और राष्ट्रीय त्यौहार भी था, इस कारण ये हड़ताल वापस ली जा रही है। आगे और अच्छी तरह से मतलब तैयारी करके आगे हम आंदोलन करेंगे। बाकी जो संगठन इन्होंने जो हड़ताल वापस ली उसमें उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी की है उसके हिसाब से ये है कि जो वहाँ के सांसद महोदय श्री लालवानी जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री जी से आपसे बात करा देंगे। बात वहीं घूम फिर के पूरा चक्र चला, इतना सब हुआ और अच्छा हुआ या बुरा हुआ जो भी हुआ, लेकिन इसमें एक चीज़ समझ में ये आई कि संगठन में और फूट पड़ गई, संगठन और बिखर गए एक दूसरे से। मतलब ये है कि
एक जो सौहार्द का माहौल बन रहा था, जो अक्टूबर में बना था, 7 अक्टूबर को हम लोगों ने जो एक प्रदर्शन किया था शक्ति भवन में या सब जगह भी किया था। इसके बाद जो 18 से 14 नवंबर से 18 नवंबर तक हम लोगों ने प्रदर्शन किया था उसमें, और इसके बाद फिर 24 नवंबर को जो हमारा प्रदर्शन हुआ था उसमें पेंशनरों के सभी संगठनों के साथ ही बाकी सभी संगठनों का भी एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग और सक्रिय एक मतलब कहना चाहिए एक आपको सहयोग मिला, और उस हिसाब से वो आंदोलन हमारे सफल हुए। लेकिन जैसे ही वो 24 नवंबर का आंदोलन ख़त्म हुआ पेंशनरों का, तो उसमें भी बिखराव शुरू हो गया। इसके बाद ये जो 2 घटनाक्रम हुए, 2 हड़ताल वाले मतलब 6 जनवरी 9 जनवरी और ये 21 जनवरी और 24 जनवरी का कह लो आप, तो इसकी हड़तालों का भी नतीजा ये हुआ कि सरकार तो मजबूत हुई, प्रशासन तो मजबूत हुआ, और प्रशासन ने जो भी सोचा था, जैसा भी सोचा था, प्रशासन अपने उसमें कहना चाहिए उद्देश्य में सफल हुआ, और आपकी हड़ताल उसने असफल करा दी, और साथ में आपके बीच में फूट भी डला दी। और अब एक दूसरे को आप आलोचना करते रहिए, एक दूसरे को गाली गलौज करते रहिए, पुतले फूंकते रहिए, और इससे तो आपका वैमनस्यता आपस में बढ़ेगी और आप आपस में ही कमज़ोर होंगे। तो स्थिति ये हो गई है अब कि आगे क्या होगा। हड़ताल तो अब स्थगित हो ही गई है। अब मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात होती है कि नहीं होती है, किस संगठनों को बुलाया जाएगा, किस संगठन को नहीं बुलाया जाएगा। एक चीज़ और देखने में आई है कि सरकार उन्हीं संगठनों को बुलाती है जो उसकी गुड बुक में होते हैं, यानी उनको ये लगता है कि हम इन संगठनों को मैनेज कर लेंगे या ये संगठन हमसे मैनेज हैं। होता यह है कि आपने देखा कि ऐसे संगठन जिनका मतलब थोड़ी सी छवि एंटी गवर्नमेंट की बना दी गई है, या जिन्होंने मतलब ये है कि हड़ताल को लीड किया, या जो किसी मतलब यह कहना चाहिए राजनीतिक फेर में ज़्यादा रहते नहीं हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ में या किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ में ज़्यादा मतलब अपना संबद्धता या अपनी मतलब निष्ठा दिखलाते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं बुलाया जाता मीटिंग में। और बाकी लोगों को मीटिंग में बुला के, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि पूरे संगठन जिनको मीटिंग में बुलाया जाता है वो बिल्कुल उनके मुरीदी हैं या उनके प्रति निष्ठावान हैं, लेकिन मतलब ये है कि उनकी छवि बहुत ज़्यादा मतलब क्या है एंटी गवर्नमेंट या उनके गवर्नमेंट के नज़रिए से कि बहुत ज़्यादा मतलब ये हमारे विरोध में नहीं है। तो इस तरह से वो अपना एक मैनेज करते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं, उसमें आउटपुट कुछ निकलता नहीं है, और विचाराधीन है या विचार करेंगे करके मांगों को लटका दिया जाता है, और अभी तक तो कोई आउटपुट निकला नहीं। एक आउटपुट आप जरूर कह सकते हैं कि पेंशनरों को डीआर दी गई 11%, अब इसको आप श्रेय देते रहिए कि, लेकिन ये श्रेय मंत्री महोदय का नहीं था। ये बड़ी स्थिति थी कि इतना लंबा चौड़ा आंदोलन करने के बाद अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है तो इसमें श्रेय आंदोलन करने वालों को ही है, और अगर ये आंदोलन नहीं हुए होते तो शायद ये स्थिति अपनी डीआर की बिगड़ते जाती। खैर अब वो मतलब उसमें मैंने अलग से चर्चा की हुई है तो इस पर विस्तार से जाऊँगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कुल मिला के मैं अपने निष्कर्ष पे ये आ रहा हूँ कि मेरा ये कहना है कि एक तो हड़ताल अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हड़ताल अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी संगठन, किसी भी संगठन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी एक संगठन अपने दम पर ये भ्रम ना पाले कि मैं अकेले दम पर हड़ताल को कर ले जाऊंगा और इसे सफल बनाऊंगा। होता ये है कि हड़ताल अगर असफल हुई तो उसे विद्रोह कहा जाता है, गदर कहा जाता है, और फिर दमन चक्र शुरू हो जाता है और भी बुरी स्थिति पैदा की जाती है। आपकी मांगें तो कचरे में फेंक ही दी जाती हैं और नए नए आपके ऊपर और मतलब कहना चाहिए अत्याचार या प्रताड़ना शुरू हो जाती है, और आपकी और जो फैसिलिटी या सुविधाएं मिल रही हैं उसमें भी कमी करना शुरू किया जाता है। यदि आपने हड़ताल को सफल बना लिया तो उसे क्रांति कह दी जाती है। सीधी सी बात यह है कि जिसमें ताकत, जिस पक्ष में ताकत ज़्यादा दिखेगी, अगर हड़ताल सफल हो गई तो निश्चित रूप से आप ताकतवर होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, और सरकार अगर झुकती है तो फिर जो हड़ताल करता संगठन है उनमें एक बार्गेनिंग पावर आ जाता है, और वो बार्गेनिंग पावर करके अपनी बहुत सी मांगों को मनवा लेते हैं। लेकिन अगर हड़ताल असफल हो गई तो निश्चित रूप से आपकी कोई मांगों पे कुछ नहीं किया जाता, और जैसा मैंने बताया कि आपको और प्रताड़ित करके आपको कुचलना है, आपको फूट डालने की और राजनीति शुरू हो जाती है और उसमें सरकार सफल हो जाती है। तो अब जो हड़ताल आगे की जाए उसमें सभी संगठन, भले समय लगे इसमें, और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि संगठन के शीर्ष नेताओं को ये सोचना चाहिए
कि आप ठीक हैं, बहुत से नेताओं को मैं देख रहा हूँ कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, या कौन सी मांगें पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उनको व्यक्तिगत तौर पे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम पेंशनर, अधिकारी, कर्मचारी या पूरे अपन विभाग को लें तो उनको फर्क पड़ता है, और वो वास्तव में समस्या से ग्रस्त हैं। और अगर उनके भविष्य के लिए हम कुछ मांगे मनवाने में असफल हुए तो निश्चित रूप से आगे जाके बुरा दौर आएगा। तो सर्वप्रथम तो मेरा निवेदन यही है कि सभी संगठन आपस में चर्चा करें, अपना जो एक गतिविधियां कह लो या कार्यक्रम कह लो, रूटीन उसमें आप चलाते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अपने अपने क्षेत्र में आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने सदस्यों के साथ में आप कुछ भी गतिविधियां चला रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं, वो आप चलाते रहें, उसमें किसी का हस्तक्षेप एक दूसरे का होना नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ मुद्दों पर आप कॉमन फ्रंट सबको लेकर बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि जैसे एक प्रसिद्ध शायर ने कहा है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान तो थोड़ी है। यानी जो आज मुख्यमंत्री हैं हो सकता कल ये मुख्यमंत्री ना हो, ये जो मंत्री महोदय आज हैं हो सकता ये कल मंत्री ना हो। तो आप किसी मुख्यमंत्री अकेले पे या किसी मंत्री पे विश्वास करके अपने पूरी गतिविधियां ना चलाएं। आप तो दूरगामी सोच करके, हमको किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या व्यक्ति से किसी से मतलब नहीं है, हमको सरकार से मतलब होना चाहिए, हमको राजनीतिक दल से भी मतलब नहीं होना चाहिए। भाई किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, सरकार से मतलब होना चाहिए कि सरकार हमारी मांगें माने, हमारी समस्याएं पे ध्यान दे। और अगर सरकार हमारी मांगें और समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है तो हम उसके विरोध में खड़े हैं। हम किसी राजनीतिक दल के, किसी व्यक्ति के, किसी मंत्री के, मुख्यमंत्री के विरोध में या किसी अधिकारी के विरोध में नहीं खड़े हैं, हम एक सरकार के विरोध में खड़े हैं, वह सरकार जो हमारी मांगें और समस्याओं पर ध्यान नहीं देती। तो ये फर्क आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आपको या सभी कर्मचारी अधिकारियों को ये सोचना होगा कि लगेगी आग तो आएंगे कर कई घर उसकी जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई उसकी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यानी कंपनी कैडर अकेले की समस्या नहीं है, संविदा अकेले की समस्या नहीं है, समस्याएं सबकी हैं और आग सबके इधर लगी हुई है। इसलिए सामूहिक रूप से इस आग को बुझाना होगा और सभी के मकान में जो आग लगी है, सभी की मांग और समस्याएं हैं, इस पर आपको एक साथ आकर ही इस आग को बुझाना होगा। आप अकेले अपने आग बुझाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपके मकान में भी आग भड़कते जाएगी। तो इसको भी देखना होगा। और एक निवेदन और है कि बहुत से लोग क्या होता है कि तटस्थ होते हैं कि यार हमको क्या लेना देना, ये लोग करेंगे तो हमको मिल ही जाएगा और हम तो क्यों इसमें जाएं, और बहुत से उनके कारण होते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो इस पर विचार करिए। और मेरा निवेदन इस चर्चा का मतलब ये था कि मेरे एक तो ये है कि आपको वास्तविकता दिखलाई या बतलाई कि भाई वास्तव में हुआ क्या, पूरा इसका मतलब जो घटनाक्रम हुआ है ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और इसमें कौन कौन से संगठन इसमें शामिल थे, कौन कौन संगठन इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहे थे या न्यूट्रल थे, और एक दूसरे के खिलाफ जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, नए नए संगठन पैदा हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ में सहयोग करने की अपेक्षा ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और लड़ना जिनसे चाहिए उनसे लड़ने की अपेक्षा ये अपना ताकत एक दूसरे से लड़ने में खर्च कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम लोग कोई भी आंदोलन को, किसी भी हड़ताल को सफल नहीं बना पा रहे हैं और दिनों दिन हमारे ऊपर मुसीबतें बढ़ते जाएंगी और बढ़ भी रही हैं। और तो मेरा यही कहना, और जो तटस्थ लोग हैं उनसे कहना है, जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, किसी हड़ताल में शामिल नहीं होते और उनको ज़्यादा मतलब किसी हड़ताल, आंदोलन या किसी भी तरह की गतिविधियों से होता नहीं है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर झिझकते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। घर से मत निकलो भाई। अगर अपने हक के लिए आप नहीं लड़ सकते, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है,
तो ऐसा नहीं है कि है आपके ऊपर मुसीबत नहीं आएगी, आप जो भी नियम कानून बनेंगे आपके मतलब पूरे कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ, तो उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। तो हाथ जोड़ के मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि वास्तविकता को पहचानें, एक दूसरे से लड़ने की अपेक्षा, एक दूसरे से गाली गलौज करने के, पुतले जलाने की अपेक्षा, या कहना चाहिए अलग अलग चलने की अपेक्षा, या कहना चाहिए कि सरकार के समर्थन में खड़े होने की अपेक्षा आप दूरगामी सोच लें, दूरगामी निर्णय लें और एकजुटता बनाते हुए एक दूसरे से संपर्क बढ़ाते हुए और पूरी तैयारी करते हुए 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, जैसा भी लगे, हड़ताल करें। और आधी अधूरी हड़ताल ना करें, क्योंकि आधी अधूरी हड़ताल करने से आप असफल ही सिद्ध होते हैं और आप दिनों दिन कमज़ोर होते जाते हैं। आपकी फिर किसी हड़ताल को जो कहा जाता था ना कि वो भेड़िया आया वाला एक जो शेर आया वाला जो भेड़ चराने वाला एक चरवाहा हर दिन चिल्लाता रहता था कि भाई शेर आया, और जब शेर वास्तव में आया तो कोई उसे बचाने नहीं गया। तो इस तरह से मतलब ये हड़ताल 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 ऐसी आधी अधूरी हड़ताल ना करें। जब भी हड़ताल करें तो सब संगठनों से साथ लें, सब संगठनों को मतलब विस्तृत चर्चा करें, एक दूसरे से अपना एक सहमति बनाएं, एक दूसरे सबकी मांगें शामिल करें, और फिर एक बार अगर आप हड़ताल का आह्वान कर देते हैं तो निश्चित रूप से उसकी पूरी तरह से मतलब डीसी लेवल से लेके पूरे उच्च स्तर तक बड़े बड़े। एक चीज़ और देखने में आया है कि डीसी लेवल पर जो फील्ड के छोटे ऑफिस हैं वहाँ के लोग ज़्यादा समझदार हैं, और वे हड़ताल को सफल बनाने में वे लोग ही सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। और जो हम लोग हेड ऑफिस में बैठने वाले हैं, बड़े बड़े शहरों में बैठने वाले लोग हैं, ये थोड़े से मतलब क्या है कि कहना चाहिए कि हर तरफ से सक्षम समझते हैं अपने आप को, और हड़ताल में बहुत आगे आकर या सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, और इन्हीं के कारण कई बार हड़ताल असफल हो जाती है। तो मैं ऐसे सभी लोगों से, हेड ऑफिस में बैठने वाले या बड़े बड़े ऑफिसों में बैठने वाले लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, अधिकारियों से भी अनुरोध करता हूँ कि आपस में द्वेष भावना खत्म करें। मैं ये देख रहा हूँ कि पहले तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारी होते थे तो हम सब कैडर अलग अलग था कि कोई अधिकारी था, कोई ऑपरेटर था, तकनीकी 3-4 लोग हम लोग कहलाते थे कि भाई अधिकारी का एक संघ हो जाता था, एक तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का संगठन हो जाता था, हाँ, एक SC ST वालों का संगठन हो जाता था, एक तकनीकी कर्मचारी संगठन बन गया था, तो वो हो जाता था। छोटे मोटे संगठन और भी थे, लेकिन ओवरऑल कल मिला के बहुत ज़्यादा एक दूसरे में मतलब वैमनस्यता नहीं थी। और अगर एक संगठन मतलब सीधी सी बात है कि राजनीतिक स्तर पर 2 संगठन थे, एक संगठन अगर अलग होता था तो दूसरा संगठन हड़ताल में शामिल होता था, और हड़ताल हम लोगों ने बहुत की है और बहुत सफल भी बनाई है और अच्छे अच्छे हमने उपलब्धियां भी पाई हैं। तो अब हर संगठन चूंकि ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए संगठनों को एक साथ लाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो गया है, लेकिन असंभव है नहीं। तो इन सबों को लेकर आप हड़ताल करें, एक बार हड़ताल आह्वान करें तो उसे हड़ताल पूरी तरह सफल बनाएं, और फिर अगर आप अपनी सफल बना के ताकत बनते हैं तो ही आपकी मांगें पूरी हो पाएंगी, और उस पर आगे कुछ अपना भविष्य थोड़ा सा सुरक्षित हो पाएगा। आज देख रहे हैं कि वही जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बोला कि कंपनी कैडर वालों को नियमित वालों से मतलब नहीं है, नियमित वालों को कंपनी कैडर वालों से मतलब नहीं है, किसी को संविदा वालों से मतलब नहीं है, किसी को आउटसोर्स वालों से मतलब नहीं है। अब अभियंता संघ में या हर संगठन में कह लो आप 2 तरह के लोग हो गए हैं, कुछ कंपनी कैडर वाले हो गए हैं, कुछ संविदा वाले हो गए हैं, कुछ मंडल के ज़माने के नियमित हो गए हैं। इनमें भी आपस में एक दूसरे से मतलब नहीं है, एक दूसरे से खींच है, और जिस संगठन में जिस कैडर के लोग हावी हैं या पदाधिकारी बन गए हैं तो वो अपने हिसाब से उस संगठन को चलाना चाहते हैं, और दूसरे जो अन्य मतलब कहना चाहिए पदाधिकारी रहे हैं पूर्व में या पदाधिकारी नहीं हैं या उनकी संख्या कम हो गई है, तो उन पे वो अपने हिसाब से मतलब इग्नोर भी करते हैं और अपने हिसाब से संगठन चलाने के लिए वो एक अपने निर्णय आगे लाते हैं, जिसमें वो एक आम सहमति बन नहीं पाती। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं इन पे भी थोड़ा सा विराम देना चाहिए। अपन आपस में बाद में कभी भी लड़ सकते हैं, अभी ज़रूरत अपने को हड़ताल करने की है, एक सशक्त ताकत बन के एक अपनी जो मांगे हैं इस पे एक सामूहिक हड़ताल लगातार अनिश्चितकालीन या जैसा भी कह लो करके इसे सफल बनाने की है। और इसे मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि इसे कृपया सफल बनाएं, एक दूसरे से लड़ने की अपेक्षा जिससे लड़ना है, जिससे अपने को अपनी मांगें और समस्याएं मनवानी है, उसके खिलाफ आप अपनी ताकत बढ़ाएं और उस ताकत का इस्तेमाल अपनी मांगें और समस्याओं को हल कराने के लिए करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है ये वीडियो आपको लंबा लगा हो और इसमें कुछ लोगों को आलोचना बुरी भी लगी हो, तो मैं उससे फिर पुनः माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब संगठन एक हों और एकजुट होकर ही अपना फैसला लें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। और आगे मैं ज़्यादा कुछ अभी फ़िलहाल कहना नहीं चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।